हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं राउचीज थ्योरम, जो कि बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स और साथ ही एमएससी मैथमेटिक्स का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो कि एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया। दोस्तों, इसका एग्जामिनेशन में 100% रेट है बोल सकते हैं। अब हर एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल ही जाएगा ये टॉपिक। और ये खाली बीएससी ऑनर्स का मैथमेटिक्स का नहीं है, जितने भी बीएससी या फिर जितने भी मैथमेटिक्स रिलेटेड कोर्सेस हैं उसमें सारे ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। चाहे वो CSIR नेट हो या कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे हायर मैथमेटिक्स का रोल होता है, वहाँ पे ये टॉपिक को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अभी जितने भी एग्जाम्स होते हैं बीएससी रिलेटेड मैथमेटिक्स के, उसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम अगर होता है तो क्या है, सिलेबस आगे पीछे हो गया है, सेपरेट हर सेमेस्टर में डिवाइड करके पढ़ाया जा रहा है। तो हो सकता है कि आपके बीएससी मैथमेटिक्स में भी ये टॉपिक हो। तो अगर आपका ये टॉपिक है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को आज हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, बहुत ही बेसिक से। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता, उसके बाद ही मैं आपको समझाऊंगा। बस आपको कुछ कुछ बातों को ध्यान रखना है, वो आपको समझना है। बाकी अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देख लेते हो या थोड़ा बीच तक भी देख लेते हो, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो गाइस, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समझना। लेकिन इसको समझने से पहले आपको कुछ कुछ चीज़ बेसिक पता होना चाहिए। कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मतलब ये जो हम ऑपरेशन करने वाले हैं, ये जो ऑपरेट होगा, ये हमारा मैथमेटिक्स का जो फंक्शन ऑपरेट होने वाला है, ये कॉम्प्लेक्स के प्लेन में होगा। दैट मीन्स कोई भी जो इक्वेशन है, जो ग्राफ में इक्वेशन बनेगा, जो फंक्शंस होंगे यहाँ पे, ये कॉम्प्लेक्स का होगा। सबसे पहली बात, जब भी आप कोई भी z देखते हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि z जो है ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर बात चल रहा है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई होता है। यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो रियल वैल्यू होता है, लेकिन i का वैल्यू इमेजनरी होता है। i इमेजनरी होता है, y जो है y एक्सिस में होता है, इमेजनरी एक्सिस में होता है वो। तो सिंपल सा ये आपको बेसिक फंडा पता होना चाहिए। के बाद इस थ्योरम में जो जो नीड होगा वो आपको मैं बेसिक समझाऊंगा। जो कुछ भी अगर नहीं आता है आपको, तब भी आपको डेफिनेटली समझ आएगा। लेकिन कुछ कुछ बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो हालांकि मैथमेटिक्स में रखना पड़ता है। थ्योरम में कुछ कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। साथ ही गाइस, अगर आपकी बुक में या फिर आपके टीचर्स ने जो भी अगर पढ़ाया होगा, उसमें क्या है, वेरिएबल्स अलग लेते हैं कई बार। जैसे यहाँ पे मैंने अगर H और Z लिया है, हो सकता है कि आपके में FZ लिया हो या फिर WZ लिया हो या कोई और अदर वेरिएबल या फंक्शंस लिया हो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस नाम चेंज है, काम वही है। ये आपका ओवरऑल प्रूफ वही होने वाला है, फाइनल रिजल्ट। तो आप एग्जामिनेशन में अगर इसको भी लिखते हो स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करते हुए कि आपने FZ कैसे माना है, जो भी चीज़ यूज़ करते हुए, तो ये आपके लिए बहुत ही सही होगा। इसमें आप कोई गलत नहीं कर सकता। सेकंड चीज़ गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से आता है ये भी हम समझने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ पे अक्सर आपको आता है कि स्टेट एंड प्रूफ। क्या आता है? स्टेट एंड प्रूफ। पहले आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रूफ करना होता है। तो पहले आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे। स्टेटमेंट आपको मस्ट याद होना चाहिए राउचीज थ्योरम का, क्योंकि स्टेटमेंट से आपको बहुत कुछ गिवन पता चलता है। अगर आपके एग्जामिनेशन में राउचीज थ्योरम डायरेक्ट नाम ना आके थ्योरम लिखा जाता है तो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद रहेगा तो आप डेफिनेटली पकड़ लोगे कि राउचीज थ्योरम है, आप डेफिनेटली प्रूफ कर लोगे उसे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए डेफिनेशन, ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है। अब हम लोग प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम का प्रूफ, जिसमें आपको अगर बेसिक चीज़ भी नहीं पता है उसके बाद भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन हालांकि गाइज, मैंने इसका बेसिक्स का लेक्चर प्लेलिस्ट में बना दिया आप लोगों के लिए, आप डेफिनेटली वहां जाके चेकआउट कीजिए और बेसिक्स को फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन फिर भी आज मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करने वाला हूँ, पूरा अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट क्या दिया गया है उसको एक एक करके ब्रेक करते हैं। सबसे पहले लेट बोला गया है, मतलब मान लिया गया लेट फंक्शन जो है FZ और GZ, दो फंक्शन है यहाँ पे, बी एनालिटिक फंक्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, सर एनालिटिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एनालिटिक, क्या है यहाँ पे? तो कोई भी अगर वैल्यू है हमारे पास, कोई फंक्शन जो है वो अगर कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल, मतलब कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, अगर वो डिफरेंशिएबल है सभी पॉइंट में, तो वो हमारा होता है एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स का जो डिफरेंशिएबल होता है सभी पॉइंट में, उसको हम एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गया कि सभी पॉइंट में अगर डिफरेंशिएबल है तो उसको हम एनालिटिक कह देंगे। लेकिन अगर आपको मैथमेटिकली नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी आपको इतना ही ध्यान देना है कि जो डिफरेंशिएबल होता है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन का थोड़ा बहुत यूज होने वाला है ना। तो यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन है ये लेट FZ और GZ मान लेते हैं, एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल है सभी पॉइंट में। सभी पॉइंट मतलब कहने का मतलब क्या है, जो भी डायग्राम है उसमें सभी पॉइंट में है ना, ये कॉम्प्लेक्स में ऑपरेट हो रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स का जो फंक्शन होगा। तो ये आपको बेसिक समझ आ रहा होगा। इनसाइड एंड ऑन सिंपल कॉन्टोर C, क्लोज्ड कॉन्टोर मतलब कॉन्टोर यहाँ पे मतलब ये होता है कोई भी डायग्राम जो है वो सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सिंपल है ना, कोई भी फिगर हो सकता है, जो कि C है यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमने C माना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो प्रूफ भी उसी अकॉर्डिंग चलने वाला है। सो इफ ऑन C पे जो गिवन है हमारे पास, गिवन क्या दिया गया है, GZ,
लेस देन एफ जेड, जी जेड लेस देन एफ जेड, देन एफ जेड जो है और एफ जेड प्लस जी जेड, एफ जेड सेपरेटली और इन दोनों का समेशन ऐड में, ये सेम होना, दोनों का क्या है सेम बोल रहा है, दोनों क्या प्रूफ करना है, सेम प्रूफ करना है, सेम नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ जीरोस है। इसका मतलब ये है जीरोस मतलब मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, यहाँ पे जेड एफ जेड इज इक्वल टू जेड एफ जेड प्लस जी जेड, ये हमें प्रूफ करना है। अब क्या प्रूफ करना है आपको पता चलेगा, मैं आपको समझा रहा हूँ जीरोस क्या होता है पहले। तो जीरोस क्या होगा, जीरोस आप सभी ने ऑलरेडी क्लास 9 से हम पढ़ते आ रहे हैं, पॉलिनोमियल में हो गया, क्वाड्रेटिक में हो गया, मेन तो हम पॉलिनोमियल में क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। जीरोस क्या होता है, जीरोस मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी फंक्शन में अगर आप कोई वैल्यू पुट करते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फंक्शन है हमारे पास एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस 3, तो यहाँ पे अगर हम z इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे फंक्शन में, तो 3 माइनस 3 क्या होगा, 0। मतलब ऐसा वैल्यू जहाँ पे ऐसा फंक्शन जहाँ पे हम इनपुट डालें तो वैल्यू जो है आउटपुट जो है हमारा 0 आ जाए, उसको हम लोग जीरोस बोलते हैं। उसको रूट्स भी कहा जाता है, रूट्स आपने पढ़ा होगा, रूट्स है ना, तो सिंपल जीरोस हो गया। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, नंबर ऑफ पोल्स बढ़ा जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस आपको समझ आ गया, नंबर ऑफ जीरोस के नंबर बहुत सारे जीरोस होंगे ना, 1 2 3 4 मतलब बहुत सारे होंगे, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू बहुत सारे अलग अलग जीरोस होंगे, तो नंबर ऑफ लिख दिया यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोस। सिमिलरली अगर आपको नंबर ऑफ पोल्स बोला जाएगा तो पोल्स आपको पता होना चाहिए, पोल्स क्या होता है, पोल्स एक ऐसा फंक्शन होता है जहाँ पे वैल्यू जो बहुत ही बड़ा आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे समझाया है पोल का, ये पोल को मैंने एक्सप्लेन किया है, एफ जेड इज इक्वल टू 1 बाई जेड माइनस 2। यहाँ पे अगर आप ये फंक्शन गिवन है, सब बोल लो पोल का है ये, तो यहाँ पे अगर आप z इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, सिंपल 2 माइनस 2 0, 1 बाई 0 इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बहुत ही बड़ा वैल्यू होता है, तो पोल जो होता है वो बहुत ही बड़ा वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको जीरो समझ आ गया होगा। अब हम मेन स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक मैंने आपको पूरा बेसिक समझाया है ताकि इस थ्योरम के लिए आपका माइंड सेट प्रिपेयर हो पाए, है ना। चलिए हम लोग समझते हैं। गिवन क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारे पास, जी जेड मॉड में फिर ये लेस देन एफ जेड, मतलब यहाँ पे एफ जेड बड़ा है, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। हमको यहाँ तक ये पता चला क्वेश्चन में गिवन है कि एफ जेड बड़ा है। अब मैं आपको बताता हूँ एफ जेड इज वेरी ग्रेटर। एफ जेड एक्चुअली में गाइज यहाँ पे क्वेश्चन में एफ जेड बहुत ही बड़ा वैल्यू है, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे अगर देखा जाए जी जेड जो है ना उतना ही छोटा वैल्यू है, एफ जेड बहुत ही बड़ा वैल्यू है। सपोज मान लो एफ जेड जो है 100 है लेकिन जी जेड जो है 1 है, ठीक है। तो अगर मैंने एग्जांपल दिया है उससे भी बड़ा वैल्यू हो सकता है 1000 हो एफ जेड और जी जेड जो है 1 हो सकता है। अब यहाँ पे क्या समझना है हमें कि जी जेड जो है अगर उसको हम एफ जेड में ऐड करेंगे, सो एडिंग एफ जी जेड को अगर हम एफ जेड में ऐड कर देंगे, जी जेड को हम एफ जेड में ऐड कर देंगे तो ये डज नॉट डिस्टर्ब द नंबर ऑफ जीरोज। इससे जीरोज चेंज नहीं होने वाला, कहने का मतलब इसका वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर है एक बहुत छोटा नंबर है, तो दोनों को ऐड करने पे कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि एफ जेड जो कोई वैल्यू है 1000 और ये 1001 है, वो सेम नंबर ऑफ जीरोस कंटेन करते हैं, मतलब लगभग सेम ही हुआ ना। 1000 प्लस 1001 है ये, और ये 1000 मान लेते हैं एग्जांपल में, लगभग दोनों सेम ही है, इक्वली है लगभग, है ना। तो लगभग अप्रॉक्सिमेट हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, वही प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे हम कि जेड एफ जेड इज इक्वल टू जेड, यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ जीरोस, एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड प्लस जी जेड। तो समझ आया हमको, जी जेड बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटा, मैं जितना बता रहा हूँ उससे भी छोटा नंबर है। तो एफ जेड में अगर हम लोग ऐड करेंगे उस नंबर को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब सिंपल ये इक्वेशन, इसको हमने एफ जेड मान लिया फिलहाल अभी, है ना, एफ जेड इसको हमने इक्वेशन वेरिएबल मान लिया, कुछ भी कैपिटल एफ मान लिया मैंने, इसको इक्वेशन नंबर 1 रख दिया, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, ये आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डिवाइड करना है हमें एफ जेड से, यहाँ दोनों साइड हमको डिवाइड करना है, डिवाइडिंग एफ जेड ऑन बोथ साइड इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड, सॉरी डिवाइड में एफ जेड, तो यहाँ पे क्या होगा एफ जेड अपॉन एफ जेड, यहाँ जी जेड अपॉन एफ जेड। तो यहाँ सिंप्लीफाई कर लो, ये 1 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस ये आ गया। उसके बाद गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन में क्या गिवन है, यूजिंग गिवन इनइक्वालिटी। क्वेश्चन में एक गिवन है हमारे पास, इसको यूज करेंगे यहाँ पे गिवन। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ फिर से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग अगेन एफ जेड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डिवाइड करो, डिवाइड कर लिया, मॉड में आ गया, एफ जेड अपॉन एफ जेड क्या होगा 1 हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर 1 आ गया। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है, यहाँ लेस देन 1 है लेकिन मुझे चाहिए कि ग्रेटर देन आए, मुझे क्या चाहिए ग्रेटर देन आए, वो भी 0 से बड़ा आ जाए, है ना। 0 से बड़ा आएगा तो मैं बोल सकता हूँ कि 0 की इक्वल तो नहीं था, ये मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अगर ये कोई वैल्यू है 0 पॉइंट समथिंग 00 वैल्यू होगा, अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूंगा तो क्या ये 0 से बड़ा हो जाएगा।
अगर यहाँ पे मैं 1 ऐड कर दूँ, इस वैल्यू छोटा वैल्यू है, बहुत छोटा वैल्यू है, मान लेते हैं जी जेड तो वैल्यू छोटा है, बहुत छोटा है, और एफ जेड बहुत बड़ा है, तो डिवाइड करने का क्या है, बहुत छोटा वैल्यू आने वाला है। अगर इस बहुत छोटे वैल्यू को मैं 1 ऐड कर दूँ तो क्या ये बड़ा हो जाएगा 0 से? डेफिनेटली बड़ा हो जाएगा, मुझे यही चाहिए। और वैसे भी जो भी आपको प्रूफ में चाहिए होता है उसी की तरफ आपको मूव करना होता है, वही स्टेप आपको लेना होता है ना। तो मुझे अगर ये वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 ऐड कर दूंगा, 1 ऐड किया ऑटोमेटिक ये बड़ा हो गया, सिंपल। तो एलसीएम निकाल लिया मैंने यहाँ पे एफ जेड, इस तरीके से सॉल्व कर लिया। ये आपको पता है क्या है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है ना, तो ये आपको पता चल गया। तो मैं यहाँ लिख दिया। जब ये 0 से बड़ा है इसका मतलब 0 के इक्वल तो है ही नहीं ना, ये 0 से बड़ा है भाई, मतलब 0 के इक्वल नहीं हो सकता ये, तो ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया। फिर ऑन सी फ्रॉम इक्वेशन। अब यहाँ पे हमें कुछ पता होना चाहिए कि इसका वैल्यू जो है ना, ये एफ जेड का वैल्यू क्या है, एफ जेड का वैल्यू है एफ जेड प्लस डी जेड। तो यहाँ पे देखो इसको पुट कर दिया, और ये वैल्यू पूरा क्या है, ये पूरा वैल्यू इसको मैंने माना है एच जेड। हो सकता है आपके बुक में डिफरेंट लिया हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यही लिखोगे तो भी नंबर मिलेगा, वो लिखोगे तो भी नंबर मिलेगा, को समझना है मैंने यहाँ पे एफ जेड प्लस जी जेड अपॉन में एफ जेड, ये आगे समझ। ये पूरा वैल्यू को मैंने यहाँ लिख दिया कि इसका वैल्यू शॉर्टकट लिखा है मैंने यहाँ पे, ये जो वैल्यू है ये ऊपर वाला एफ है, नीचे वाला जेड है, तो एफ कैपिटल एफ स्मॉल एफ, इस पूरे का वैल्यू ये हो गया, क्योंकि इसका वैल्यू ये है। यहाँ मैंने साइड में एक्सप्लेन कर दिया जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्गुमेंट प्रिंसिपल। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा छोटा सा चीज, आर्गुमेंट प्रिंसिपल क्या होता है। फॉर अ मेरोमॉर्फिक फंक्शन जो है ये हमारा एच जेड होने वाला है, और ये आर्गुमेंट प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ से हम समझने वाले हैं आगे का स्टेप। अब ऑलमोस्ट प्रूफ हो चुका है, बस बहुत थोड़ा सा बचा है। अब देखो ये फॉर्मूला आपको बस ध्यान रखना छोटा सा, ये तो आपको ध्यान रहेगा, पूछो कैसे मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे एच जेड लिखना है आपको सिंपल, एच डैश जेड डिफरेंशिएबल है, मैंने बताया एनालिटिक फंक्शन है। एच जेड डैश में आएगा, एच जेड अपॉन में आएगा, सेम इतना तो याद रहेगा आपको। इंटीग्रेशन लगाना है, कॉन्ट्रोल का सी रहेगा, 1/2 पाई आई रहेगा। उसके बाद हमें प्रूफ यही करना है, नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ पोल को हमें इक्वल प्रूफ करना है, इन दोनों को इक्वल, मतलब इन दोनों को, ये रहा, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोस एफ जेड। ये बोले क्वेश्चन में एफ जेड और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। सिंपल सी बात है, दिख रहा है इक्वल है, क्योंकि जेड जी जेड जो है वो बहुत छोटा वैल्यू है ना, इसमें ऐड करने के बाद ये सेम ही वैल्यू आएगा लगभग, वो तो दोनों इक्वल है एक्चुअल में, हमें प्रूफ करना है इसको। तो नंबर ऑफ जीरोस ये नंबर ऑफ पोल, ये आपको याद होने वाला है, ये फॉर्मूला आप याद रखना। उसके बाद ये कैसे है ये बताता हूँ आपको। जब डिफरेंशिएशन करेंगे लॉग एच जेड का, तो एच डैश जेड अपॉन में एच जेड आएगा। जब डिफरेंशिएशन करोगे लॉग एच जेड का, तो 1/h जेड हो जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे एच डैश जेड आएगा, तो ये आ गया। और इस स्टेप को हमें जीरो करना पड़ेगा, तभी तो हम प्रूफ कर पाएंगे। देखो नंबर ऑफ जीरोस को मैंने एच जेड बोला, ये लिखा मैंने। उसके बाद पोल का नंबर ऑफ पोल एच को नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ जेड, ये और ये वाला ये है। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपल है, यहाँ पे बहुत इसको हमें जीरो प्रूफ करना पड़ेगा, कैसे भी करके जीरो करना पड़ेगा। तो आप इसे यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो जीरो, डायरेक्ट आप जीरो लिख सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखना आप नेट चेंज है ना, अकॉर्डिंग टू द आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल, या फिर लिख सकते हो चेंज इन द आर्ग्यूमेंट, है ना, नेट चेंज इन द आर्ग्यूमेंट। तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से अगर जीरो हो जाएगा ये वैल्यू, तो एच जेड माइनस पी जेड पी एच इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो ये आ गया वैल्यू, प्रूफ हो जाएगा यहाँ से। लेकिन मैंने आपको समझाने के थोड़ा सा लिखा है, आप भी लिख सकते हो इसे, और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। देखो इंटीग्रेशन सी है लॉग एच जेड, तो यहाँ पे log एच जेड इज इक्वल टू लॉग, इसको ब्रेक किया, इसको लिख सकते हैं मॉड एच जेड प्लस में आई आर्ग्यूमेंट एच जेड। फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगा दी दोनों साइड, डी लॉग एच जेड, फिर log एच जेड, फिर आर्ग्यूमेंट एच जेड रहेगा। और ये जो वैल्यू है ना गाइस, ये वाला, ये चेंज इन आर्ग्यूमेंट होता है, ये चेंज इन आर्ग्यूमेंट, और ये वैल्यू जीरो हो जाता है ये वाला। तो जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ये पूरा जीरो हो गया वैल्यू, ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। ऑलरेडी ये वैल्यू जीरो हो चुका है पूरा। और ये जीरो अगर हो चुका है तो मैं डायरेक्ट इसको क्या करूँगा, पुट कर दूंगा इस इक्वेशन नंबर 2 में, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। तो जेड एच माइनस पी एच इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा जेड एच इज इक्वल टू पी एच, जो कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ जेड, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ जेड। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको जो भी हमने माना है उसको लिख दिया मैंने, जेड एच इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ये, पी एच ये है। और जब भी हमारा एच जेड इज इक्वल टू जीरो होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा हमारा, सिंपल। ये बेसिक सा थ्योरम था, हैंस प्रूव्ड राउचेस थ्योरम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है गाइस। इसको मैक्सिमम स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं एग्जामिनेशन से पहले, और इसको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए भी वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास किया। और गाइस ये वीडियो लेक्चर में सेकंड टाइम बना रहा हूँ। इसके पहले वाले टाइम में मैंने ऑलरेडी शूट कर लिया था इस लेक्चर को, लेकिन उसमें मेरा एनर्जी वेस्ट हो गया, उसमें माइक का प्रॉब्लम आ गया टेक्निकल, उसमें रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, मैंने जो भी बोला पूरा वेस्ट हो गया।
उतना लेंदी वीडियो मैं बनाया था लेकिन वो पूरा वेस्ट हो चुका है। मैं सेकंड टाइम आप लोगों के लिए रिकवर कर रहा हूँ ये वीडियो, क्योंकि आप लोग को बहुत ही कमेंट आ रहा था सर राउचीज थ्योरम पढ़ाइए करके, जो कि एमएससी और बीएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने आपके लिए लाया। अगर आपको बेसिक पढ़ना होगा इस, तो बेसिक के लिए आप क्या करना, मेरे प्लेलिस्ट में जाना, मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का प्लेलिस्ट का सेक्शन आप लोगों के लिए बनवा दिया है, वहाँ डेफिनेटली जाकर चेकआउट कीजिए और बेसिक्स को अपना क्लियर कीजिए। एनालिटिक क्या होता है या फिर आप बुक से भी कवर कर सकते हैं, और मेरे वीडियो को जरूर देखिए, वहाँ पे आर्गुमेंट समझाया मैंने क्या होता है, एक एक चीज़ मैंने बेसिक समझाया है। और साथ ही गाइस मैंने आपको इसको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया कि आपको कुछ भी नहीं आता होगा तो भी आपको समझ आएगा। तो आई होप को समझ आया होगा। अगर थोड़ा भी समझ आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं। और साथ ही गाइस कमेंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फीडबैक जरूर दीजिएगा, इससे मुझे पता चलता है कि कुछ समझ आया कि नहीं आया। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।